हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये हमारा चौथा लेक्चर है। और इस चौथे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम इक्वेशन सॉल्विंग का जो अलजेब्रिक मेथड है उस मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग आज जो लीनियर इक्वेशन का जो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन है वो हम लोग अलजेब्रिक मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम जो गिवन है कुछ डायरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, उसमें सॉल्व करना है। और दूसरी बात ये है कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि यहाँ इस प्रॉब्लम को आपको मतलब जैसे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो उसमें अगर लिखा रहेगा कि नहीं आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तब तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग 1 बाय 1 में आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में 6 पार्ट गिवन है और 6 पार्ट में डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और उस इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिंगल है, 2 में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अलग हो गया। और 3 में आपके जो है कितने पार्ट दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 पार्ट हैं। वो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है और उस वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग पहले क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? चैप्टर 3 बेटा, चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में? जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी रहती हैं 2 वेरिएबल में, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात आती है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाम से ही जाहिर सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर 1 वेरिएबल की वैल्यू ले करके किसी अदर इक्वेशन में पुटअप करना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या है? x + y = 14 एंड x - y = 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये इक्वेशन बेटा क्या है? 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें देखो क्या है, x + y कितना है? 14, x - y क्या है? 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से किसी x या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अदर इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो फ्रॉम 1 x + y कितना है? 14। तो x कितना आएगा? 14 माइनस का y। ओके, ये 1 का चेंज कर लो, 1 डैश लिख लिया। ठीक, ये सब 1 2 3 ऐसे लेट कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है या जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डैश हो गया। अब देखिए x की वैल्यू हमने कहाँ पुटअप कर दी? वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड में पुटअप कर दिया। तो x की वैल्यू 14 - y है, तो यहाँ बेटा क्या रखोगे? आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन है, देख लो यहाँ पे प्रॉपर, ये सेकेंड है। x की जगह पे जहाँ पे x की शक्ल दिख रही है वहाँ पे आपको पुटअप करना है 14 - y। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? 14 - का y - y = 4। ठीक है,
तो 14 माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस का 14, 4 पॉजिटिव माइनस का 14 नेगेटिव, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 10 अपान माइनस का 2, 2 5 जा 10, तो y कितना आ गया बेटा y इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखो आफ्टर कैलकुलेशन हमने एक वैल्यू x की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही 5। अब बेटा y की वैल्यू जब 5 आ गई है, ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख दिया फ्रॉम 1 डैश या फ्रॉम 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ y x प्लस y, y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस का 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 5 9। ओके, ये x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 और y की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब आपको एक बार रीचेक करना है ना कि जो हमने ये सॉल्व किया है ये सही है या गलत है। ठीक, तो आप क्या करोगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे चेक करोगे, 9 प्लस का 4, x की वैल्यू यहाँ रखो 9, यहाँ पे रखो 4, यहाँ पे अगर 9 रखेंगे यहाँ 4 रखेंगे, 9 प्लस 4 कितना होता है, सॉरी 9 ये रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू 5 है तो 9 प्लस 5 14, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5, तो 9 माइनस 5 4। ठीक, तो जो आपने x और y की कैलकुलेशन की है, जब आप इस बात पे श्योर है कि यहाँ आपका ये कैलकुलेशन सही है या गलत, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो भी x और y की वैल्यू आ रही हैं ये प्रॉपर जो बिगिनिंग में इक्वेशन गिवन है हम लोग वहाँ पे पुट करके देख लेंगे और वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखता हूँ 9 और y की वैल्यू कितना रखता हूँ 5, तो ये 1 और 2 दोनों होल्ड करें। इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट की है वो एकदम सही है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y या वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में पुटअप करते हैं। जिससे निकालेंगे, जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे उसी में नहीं पुट करेंगे, नहीं तो वहाँ से कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, हमने यहाँ 1 से निकाला और सेकंड में यहाँ पे वैल्यू को पुटअप किया। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट है। अब दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दिखेगा और आपसे कहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, उससे x की वैल्यू या y की वैल्यू कैलकुलेट करके अदर इक्वेशन पुटअप कर देंगे। ओके, ठीक है, इसको लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में है क्या है s-3, देखते रहिए यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन देखिए और उसके बाद फिर आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड, s-t इज इक्वल टू क्या है 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s/3 t/2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया तो इससे मत घबराया करो। अगर फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 2s आ गया, प्लस 2 3 या 6, 3t आ गया इज इक्वल टू 6, तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर सेकेंड का डैश। ओके, ये फ्रैक्शन में प्रॉब्लम गिवन थी और हमने क्या किया इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास फाइनली 1 इक्वेशन ये थी और ये सेकेंड का तो डैश है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्या करना है, हम लोग किसी भी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम 1 का यूज़ किया, s-3 कितना है 3, s क्या आएगा 3 प्लस का t, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस का t, तो s की वैल्यू जो आई है 3 प्लस t उसकी वैल्यू को इसमें पुटअप करना है, किसमें वैल्यू ऑफ s पुटिंग इन सेकेंड डैश। ओके, वैल्यू ऑफ s
पुटिंग इन सेकेंड डैश, इसमें पुटअप करना है। तो देखो बेटा 2s क्या है 3 प्लस टी, एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t और इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखो 3 2 6 और 2t प्लस का 3 2 6t इज इक्वल टू 36। तो भाई यहाँ से क्या आएगा 6 प्लस 2 कितना होता है 8t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। क्लियर, देख लीजिए यहाँ से बेटा हमने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट की 3 प्लस टी और इन प्लेस ऑफ s पुटअप किया 3 प्लस टी इंटू 3t है। अच्छा ये 3t है, देखो गलत हो गया यहाँ पे 2 3 या 6 2t और ये 3t रहेगा तो 3 प्लस टी कितना होता है 5t। ओके, तो यहाँ 5t इज इक्वल टू दिस, तो t इक्वल टू कितना 30/5 5 6 जा तो कितना आ गया 6 आ गया। तो जो वैल्यू ऑफ t कितनी आ रही है 6, वैल्यू ऑफ t कितनी आ रही है 6, तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो बेटा जब t 6 आ गया तो आप क्या करोगे t की वैल्यू किसी में पुटअप कर दो फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1, तो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना 3, तो s की वैल्यू क्या है एस टी 6 है आपका इज इक्वल टू 3, तो h कितना आ गया 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 9। ओके, t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू t और s की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्लियर, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और आप चेक करना चाहते हो तो देखो मैं बता दे रहा हूँ फास्ट, यहाँ देखिए 9 माइनस 6 3 आएगा, यहाँ पे रखा 9, s की वैल्यू क्या रखा 9/3 3, t कितना है 6/2 3 प्लस 3 6, मतलब ये जो x और y की वैल्यू हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर, हमने फर्स्ट से s की वैल्यू को कैलकुलेट किया और सेकेंड में पुटअप कर दिया। फ्रिक्शन में आ रहा था तो टेंशन नहीं लेना, 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा 6/2 कितना आता है 3, तो यहाँ पे 3/2 कितना आता है 3/6 आएगा 2 आएगा तो 2s आ जाएगा, और 6/2 कितना आएगा 3 आएगा तो 3t आ जाएगा। ठीक, तो ये फ्रैक्शन में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है बेटा, ये सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, 3 में 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है और 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व करना है तो क्या करोगे फ्रॉम 1 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 3x माइनस का 3 आ जाएगा, ये वैल्यू y की आ गई और y की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो 9x फ्रॉम 2। ठीक है, 9x माइनस का 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस का 9x और ये कितना जाएगा 3 जा 9। अब ये तो लफड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो x से x कैंसिल हो जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो अब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन में नहीं आना है। यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया और ये कंडीशन आ गई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल, नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, और कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो बेटा, अगर हम लोग a1/a2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3/9, 3 3 9 1/3 आया। ओके, a1/a2 क्या है 1/3 आया। अब देखो बेटा यहाँ से अगर b1/b2 कैलकुलेट करेंगे तो b1 मीन्स क्या कोफिशिएंट ऑफ y -1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिया, तो ये कितना है 1/3 आ गया। और c1/c2 अगर निकाला मैंने तो 3/9, क्या है 3/9। क्लियर, तो यहाँ से 3 3 जा 9 तो 1/3 आ गया। तो a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये कोइंसिडेंट लाइन की क्या है, कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको सिंपल से क्या करना है, इक्वेशन को लिख लीजिए 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3। अपने आप जो भी मन है ना, x की वैल्यू 1 रख दो तो y कितना आएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 0 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुटअप कर दो 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 3 3 आ जाएगा, तो ये 2 और 3 आ गया। ठीक, क्योंकि इस सिचुएशन में जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, इन दिस सिचुएशन क्या होगी, लाइन के उस पर्टिकुलर लाइंस के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे आफ्टर कैलकुलेशन। जो x और y की वैल्यू आएगी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ओके, ठीक है, तो ये एग्जाम में जब आएगा तो आप क्या करेंगे, ये रीजन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से एक दो वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन था। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में डेसिमल फॉर्म में दे रखा है 0.2, 0.2x, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 डेसिमल में दे रखा है, और डेसिमल में देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि तो डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो डेसिमल में आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप नॉर्मली हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसको ऐसे हैंडल करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है यहाँ पे। कौन सा मेथड चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का यूज़ करना है, एक वैल्यू को कैलकुलेट करके दूसरे में पुटअप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम 1 हमने 1 का यूज़ किया, 0.2x, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 और 0.3y, तो x इज इक्वल टू 1.3 0.3y अपान x के इनटू में, तो ये अपान में आ जाएगा। ओके, हमने इस y वाले टर्म को राइट में शिफ्ट किया और x के इनटू में 0.2 था तो ये अपान में आ गया। ये x की वैल्यू हमारी आई, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अब हमको क्या करना है, जो x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है इसको सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके उसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है तो इन सेकेंड, है ना, फ्रॉम 2, तो 2 में क्या होगा भैया, फ्रॉम 2, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 0.4x, ये हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट x की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.4, 1.3 माइनस 0.3y, 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब थोड़ा देखो कैलकुलेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, क्योंकि डेसिमल में भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है, ये 0.4 ये ब्रैकेट में वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट है वेरिएबल, ये ऐसे रहेगा, ये दिस अपान 0.2 है, तो देखो ये डेसिमल इससे हट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब ये बचा 2, 1.3 0.3y इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो यहाँ से क्या आएगा 13 2 जा 2.6 और 2 3 जा 6, 0.6y और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा ये 0.6 निगेटिव है और ये 0.5 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है 0.6 निगेटिव में वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है, मतलब 6 है वो, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करोगे 0.6 और 0.5 तो कितना बचेगा 0.1, बट ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का 0.1 बचेगा। ओके, अच्छा, तो ये माइनस का 0.1 बचा, 0.1 y। अब देखो इस बंदे को मैं RHS में शिफ्ट करूँगा, ये
2.6 है, इधर आएगा तो माइनस का 2.6 आ जाएगा। अब देखो 2.6 है, ये 2.6 है और ये 2.3 है, तो 2.6 और 2.3 कितना आएगा 0.3। तो कुल मिलाकर के, लेकिन यहाँ पे 2.6 नेगेटिव साइन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे 0.1y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 0.6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 0.6 अपान 0.1, तो यहाँ आ जाएगा, इससे ख़त्म। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 6 आ गई। ओके, नहीं 0.6 नहीं 0.3 है यहाँ पे, सही कर लो, 0.3 है, 0.3, तो y इक्वल टू कितनी आ गई 3, क्योंकि 0.3 है 0.1 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ओके, तो y की वैल्यू 3 आई। अब क्या करना है, इसका यूज कर लो, ये मान लो थर्ड बना हुआ है, ठीक है, तो फ्रॉम 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है 1.3 माइनस 0.3y, y की वैल्यू क्या है बेटा 3 अपॉन 0.2, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 1.3 माइनस कितना 3 3 जा 9, तो 9 लिखा, डेसिमल के बाद एक नंबर डेसिमल लगा दिया। ओके, अपॉन में 0.2। अब देखो ये 1.3 है और ये 0.9 है, तो यहाँ कितना आएगा 0.4, तो फाइनली x क्या आ गया 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद क्या है 0.4 मतलब 0.4, यहाँ पे क्या है 0.2, तो इससे ये हटेगा तो 2 2 जा 4, तो x कितना आएगा 2 आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y कितना आया 3, x कितना आया 2। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 2 रखो जरा, देखो यहाँ पे बॉक्स में रख रहे हैं 0.2 इंटू 2, 0.3 इंटू 3, तो कितना आएगा 0.4 और 0.9, 9 प्लस 4 0.3, क्लियर, तो 1.3 आया, मतलब सही है। एक में चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ दोनों में चेक कर लो तो और श्योर हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। तो ये डेसिमल का जो डेसिमल फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी उसका ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में, क्लियर। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 गिवन है, आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें x और y के टर्म तो हैं बट कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, ठीक है, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 का 5 पार्ट, √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, √3x प्लस का माइनस का √8y इज इक्वल टू क्या 0। पता है भाई √3 क्या है इरेशनल नंबर, तो √8 भी क्या होगा 2√2, मतलब वो भी इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो हम लोग जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस तरह से नंबर का करते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग अलजेब्रिक प्रॉब्लम से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका भी करते हैं, लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, ये क्या है 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग, हमारा तो प्रोसेस वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है भाई, किसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा √2x फ्रॉम 1 √2x √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस √3y अपान में √2, माइनस का √3y अपान √2, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई x की बेटा वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू जब आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाएंगे, इसको थर्ड मान लो या ऐसे पढ़ा रहने दो, ठीक है, वैल्यू ऑफ x
पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं फर्स्ट से तो हमने निकाला है ना, सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन लिख लो पहले, 3x √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 x की वैल्यू क्या है, -√3/2 -√8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y बेटा। अब इसमें देखो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन दोनों टर्म में y कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब √3 इंटू √3 क्या आएगा, -3 आएगा अपान √2 -√8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों में y मैंने कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो √3 इंटू √3 -3, माइनस साइन लगा हुआ है, अपान √2 -√8। अच्छा ये बताओ 3 अपान -3 √2 -8 √2, ये तो वैल्यू है ना, ये क्या कभी ज़ीरो होगी, कभी नहीं ज़ीरो होगी। और ये क्या कह रहा है कि y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये जीरो कभी नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक, y इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, किसी में पुटअप कर दो, फ्रॉम 1। तो 1 में क्या करोगे, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई, 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो x 0 और y 0। ठीक है, x 0 और y 0, क्योंकि मोस्टली बच्चा कंफ्यूज यहीं पे हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे मिस्टेक करता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, √2x लिखा, इसको उधर भेज दिया, माइनस का √3xy आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये अपान √2 नीचे आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू सेकेंड में पुटअप कर देंगे, और पुटअप करने के बाद y कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको मत देखिए, y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y 0 आ गया। अब y 0 आया तो आप चाहे 1 इक्वेशन में पुटअप करो फ्रॉम 1 यूजिंग, या अदर मतलब क्या आप सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लो। तो हम लोग यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट किए, x और y की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही है। क्लियर, ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लोगों को अब क्लियर हो जा रहा होगा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली x की वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं, या y की वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका 1 का बेटा 6 पार्ट, 1 का 6 पार्ट, इसमें देखो फ्रैक्शन में दे रखा है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 3x अपान 2 है, 5y अपान 3 है, माइनस का 2 है। ठीक, और ये क्या है आपके पास, x अपान 3 है, y अपान 2 है। कैलकुलेशन सही करना होगा, है ना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये -2 है, साइन देख लेना है, -2 है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13.6। ओके, तो देखो यहाँ से बेटा क्या करना है, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया। अगर 6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 3 3 9x, 3 2 2 5 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। यहाँ पे देखो बेटा 6 एलसीएम ले लो, 3 2 6, 2x, 2 3 6, 3y इज इक्वल टू 13/6, इससे कैंसिल हो गया। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, और काम वही करना है, किसी भी पर्टिकुलर 1 इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन टर्म ऑफ y, फिर सेकेंड में पुटअप करना है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल ले फ्रॉम 1, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बट सॉल्व हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 12 प्लस का 10y
तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। ये बेटा x की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब x की जब वैल्यू आ गई है तो इसको कहाँ पुटअप करना है, इन सेकेंड। तो इन सेकेंड की बात है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, इन सेकेंड। सेकेंड में क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे x क्या है, 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर, 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये होल इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये कटेगा पिटेगा तो है नहीं। देखो यहाँ पे क्या करो, 9 एलसीएम भी ले लो, 9 एलसीएम ले लिया तो 9 से 9 डिवाइड हुआ 1 आया, बाहर 2 बैठा हुआ, 2 कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 आ जाएगा आपका 20y प्लस यहाँ पे 1 9 जा 9, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 13। तो देखो ये 20 और 27 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 20 40, 47 आ जाएगा, 47y। और ये माइनस का 24 है प्लस 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 11, 9 3 जा कितना होता है 27 और 2 बचेगा, 9 1 जा 9, 9 2 11, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस का 24, तो कितना आएगा 47y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 और 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3, 3 और प्लस 1 4। ओके, फिर यहाँ से क्या आएगा 141 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 141 अपॉन में 47। ठीक है, 3 से कट 47 प्राइम नंबर है, तो अगर कैंसिल होना होगा तो एक ही बार में जाएगा। तो 47 3 जा कितना होता है देखा जाए, 3 7 जा 21, 2 बचेगा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14। ठीक है, ये 3 जा हो गया, y इज इक्वल टू 3 आया। क्लियर। आफ्टर कैलकुलेशन देखो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ रही है। अब अगर y की वैल्यू 3 आई है तो कहाँ पुटअप कर दो, सबसे इजी यही रहेगा, यहाँ पुटअप कर दो या फिर यहाँ पुटअप कर दो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में जिसमें आपको इजी लगे, फ्रॉम 2 देखो 2 इंटू एक्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, 3 3 या 9 माइनस का 9, तो 2 इक्वल टू 4, x कितना आ गया 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ x2 और वैल्यू ऑफ y3 एक बार रिचेक कर लेते हैं। ठीक है, रिचेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, 2/3 प्लस y को 3/2, 6 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 जा 9, मतलब 13 कितना 6 आ रहा है। सही है। ओके, तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि ये मैथमेटिक्स है, अगर इसमें कोई भी अगर साइन गलती से भी अगर माइनस लिखा हुआ है और माइनस को आपने प्लस कर दिया, ठीक है, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये माइनस का प्लस शुरुआत में हुआ है कि लास्ट में हुआ है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेप मार्किंग हो जाती है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए 1 बाई 1। ठीक है, 6 पार्ट थे, मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस का 3। इसमें 3 इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, भाई अगर एग्जाम में यही प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन नहीं किया हो तो किसी से कर सकते हो। हालांकि हम आज सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता रहे हैं तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो भी x और y की वैल्यू आए थर्ड इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, क्योंकि थर्ड इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट है, x एंड y पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस का 4y
इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस का c, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कैलकुलेट m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूजिंग 1 एंड सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपान 2, ये x की वैल्यू आई, ओके। ये x की वैल्यू आई और x की वैल्यू कहाँ रखना है, सेकंड में। x की वैल्यू बेटा कहाँ रख दीजिए, फ्रॉम सेकंड। और जब सेकंड में रखोगे ना तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, x क्या है 11 माइनस का 3y अपान में कितना 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, क्लियर। तो देखो यहाँ से ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 11 माइनस का क्या है 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, तो माइनस का 4y, देखो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का 11 कितना आ जाएगा, माइनस का 35, क्लियर। तो माइनस 35y आ गया, मतलब माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो अब देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 5 जा, ओके। तो यहाँ 5 आ गया, 7 5 जा 35। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारी y की वैल्यू आई है, कितनी आई है, वो 5 आई है। अगर y 5 है तो कहीं भी पुटअप कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना, फ्रॉम 1। तो 2 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 15, 5 तो ये 15 हुआ, 15 को लेफ्ट में सॉरी राइट में शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया, दिस आ गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ गया। तो x कितना आ गया, 2 आ गया। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। तो ये x और y किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना दे रखा है, एम एक्स प्लस 3 है बेटा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3 है, क्योंकि m कैलकुलेट करना है ना, ओनली वन वेरिएबल इन थर्ड इक्वेशन, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल टू गिवन है एम एक्स प्लस का c, तो वैल्यू ऑफ y 5, वैल्यू ऑफ m इंटू एक्स 2 प्लस का c नहीं ओनली 3, ओके, c के प्लेस पे 3 गिवन है, क्लियर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 इज इक्वल टू 2m प्लस का 3, तो 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 माइनस का 3, तो 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो m इज इक्वल टू 1, क्लियर, m इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे एक इक्वेशन को और इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू जब आ जाएगी तब हम लोग थर्ड इक्वेशन में उसके वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो अदर अननोन होगा उसकी वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, क्लियर। लिख लो इसको। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, 3 के 6 पार्ट दे रखे हैं, और ये जो 3 के 6 पार्ट हैं इसमें इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन बनेंगी, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेंगी इसी की तरह, और फिर सॉल्व करना है इसी मेथड से, ठीक है। तो मैंने आपको 1 से लेकर के 1 के 6 पार्ट थे, यही 1 बाई 1 सॉल्व किया, और सेकेंड पार्ट भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जो थर्ड प्रॉब्लम है इसकी इक्वेशन कैसे बनेंगी, जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगी, तो पहले इक्वेशन बनेंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का मेथड आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थर्ड के इक्वेशंस है ना, अच्छा देख लेते हैं थर्ड में क्वेश्चन किस किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से बेस्ड है, एक क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड है, ठीक है, और एक फेयर चार्ज वाला है, ओके। तो 1 बाई 1 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद
इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। बाकी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बाकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सोल्यूशन सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो डर गए, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी वेरिएबल हैं उनको लेट कर लो, और जो कंडीशन कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और फिर जो इक्वेशन बन के सामने आएंगी वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अब देखो यहाँ से लेट कर लो बेटा, लेट बी टू नंबर्स x एंड y। समझिएगा बात को, यहाँ पे x एंड y डिफरेंस बोला है, और डिफरेंस किसी भी टू क्वांटिटीज़ का ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या होगा, x एंड y, तो x माइनस का y, केस 1 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो बेटा ये बताइए, अगर हम x माइनस वाई 26 लिखे हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू लार्जर होगी? क्योंकि देखो हमने क्या बोला, डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस सिचुएशन में जब हमने अगर ये इक्वेशन लिख दी है तो x ग्रेटर देन y होगा ना, x ऑलरेडी ग्रेटर है किससे, y से। तो जो सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड इक्वेशन में बनाऊंगा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो वन नंबर ऑलरेडी x बड़ा है ना, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, x तो ऑलरेडी ग्रेटर है, तो क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू में मल्टीप्लाई करेगा किससे, 3 से, तब ये आपस में इक्वल आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये केस 2 हो गया। ठीक है, केस 2 लिख लिया करो, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो प्रॉब्लम। डिफरेंस 26 है और वन नंबर इज, ये जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया, जब सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो x ग्रेटर है और y स्मॉलर है। तो यहाँ से क्या होगा कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी। फिर इनको हम लोग बेटा सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन से, जो कि बहुत ईजी है, अब आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अच्छा मैंने एक बात बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो नंबर का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछ लो तो गलत बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, हमने कहा 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या मतलब, लार्जर वैल्यू निकालने का मेथड क्या है, देख लीजिए, कभी गलत नहीं करोगे। लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, माइनस स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ये हो गया डिफरेंस निकालने का मेथड। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4 माइनस का 3 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि -4 एंड 3 का डिफरेंस क्या होगा, ये -4 एंड 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे -4 और 3 में कौन सी वैल्यू लार्जर है, तो आपने कहा सर यहाँ पे तो 3 लार्जर है, तो 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, माइनस आप स्मॉलर वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो कितना जाएगा बेटा, 3 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो यह आ जाएगा 7। तो -4 और 3 का डिफरेंस क्या जाएगा, 7। ठीक, क्लियर। अगर हम लोग मतलब अगर हमने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पूछा और दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे दी तो मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर बताता है, बट अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव दे दिया तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, फिर वो बता ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 और ये -4। ठीक, तो डिफरेंस मतलब समझा करो गैप, जो नंबर्स हैं, नंबर लाइन है ये, तो इसमें क्या गैपिंग है, 0 यहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे होगा, माइनस का 4 यहाँ पे होगा, तो ये गैप है, यही बताना है। ठीक, तो और नंबर गैप क्या बताओगे, कितने का गैप है ना, कितने का फासला है,
तो यहाँ पे क्या बताओगे, हाँ 7 का है, तो यहाँ से ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिफरेंस आप लोग कभी भी गलत नहीं करोगे। ओके, तो जब x माइनस वाई मैंने बोल दिया तो इससे ये पता चला कि मेरी x की वैल्यू ग्रेटर है, y की वैल्यू लेस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट के इक्वेशन बनाने के लिए था, और इसको सॉल्व भी करना है, इक्वेशन बनाना ही नहीं, बना के सॉल्व भी करना है। तो कैसे हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था उसको अच्छे से पढ़ा और जैसे बोल रहा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक, अब बेटा इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी x और y की वैल्यू आएंगी आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, चलो ठीक, यहाँ पे ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूँ, है ना। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल है क्या। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि दो एंगल को आप ऐड करो, दो एंगल को ऐड करो और 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक, दुनिया में कोई भी दो एंगल ले लीजिए, उनको ऐड कर दो, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर सप्लीमेंट्री की बात आती है, सप्लीमेंट्री की बात करते हो तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है, कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होंगे, जब दोनों का एडिशन कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो जो लार्जर वाला है ना वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। एक्सीड्स मीन्स क्या, वो जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड है, मतलब मोर है। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी देखो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे इतनी बात बोल दी खत्म, नहीं, सप्लीमेंट्री बोल दिया बहुत बड़ी बात है। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या, सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लेट करोगे, लेट बी टू एंगल x डिग्री एंड y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, अभी तो आप पे डिपेंड करता है ना कि x मोर है या y मोर है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात तो की नहीं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। अगर मैं कुछ देर के लिए लेट कर लूँ कि यहाँ पे जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल आपका x है, स्मॉलर कितना है बेटा, स्मॉलर है y डिग्री, तो x इज इक्वल टू वाई डिग्री प्लस 18 आएगा। ओके, क्योंकि लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है छोटे से 18 ज़्यादा है। तो मतलब क्या, अगर बैलेंस करना है तो y को क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले को देना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो y डिग्री में 18 डिग्री ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। ठीक, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, x प्लस वाई को जोड़ो 180 आ जाए। और फिर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला है, सप्लीमेंट्री हालांकि बोला क्वेश्चन में ही ना, तो सप्लीमेंट्री मीन्स एडिशन ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो लार्जर एंगल क्या आ गया, x और स्मॉलर क्या y, तो x इज इक्वल टू क्या, y प्लस 18 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन बहुत ही ईजी है। जो इसके पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व करा उससे तो ईजी इक्वेशन है ही, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम गिवन था वो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। और याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को जोड़ा 180 आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को मैंने जोड़ा ऐड किया कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का थ्री पार्ट देखो वर्ड बेस्ड फॉर्म दे रखा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज़। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज़ 1,750 रुपीज़। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखो यहाँ पे ईच बॉल एंड ईच बैट्स का कॉस्ट पूछा है।
एक बैट का कॉस्ट पूछा है कितना होगा, या एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपने कहा ठीक है लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया क्या, लेट बी कॉस्ट ऑफ वन बैट, है ना, इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ये तो मैंने लेट कर लिया। अब मैं मार्केट गया तो हम दुकानदार ने हमको ये बताया, देखो भैया अगर एक बैट खरीदोगे तो आपको कितना रुपया देना है, एक्स, अगर एक बॉल खरीदते हो तो वाई रुपया देना है। हमने कहा ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जब मैं मार्केट गया बैट और बॉल खरीदने, तो यहाँ पे मैंने 7 बैट्स परचेज किए, 7 बैट मैंने खरीदा, तो 7 बैट खरीदा मतलब 7x पैसा पे किया, और 6 बॉल 6y इज इक्वल टू कितना, टोटल पैसा, टोटल रुपया कितना दे के चले आए, 3800 रुपया। ओके भाई, एक का कितना है, सिंपल सा बात है ना, यूनिटरी मेथड लग गया यहाँ पे। एक का कॉस्ट x है तो 7 का कितना आ गया, 7x। अगर एक का कॉस्ट y है तो 6 कितना आ गया, 6y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ये केस 1 आ गए, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर हो सकता है, फिर मैंने क्या किया लेटर, द सी बाई 3 बैट्स, तो 3 बैट्स मैंने परचेस किए, तो केस 2 3 बैट्स मीन 3x प्लस 5 बॉल्स 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1750 रुपीज़, इतना पे किया। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है, जो भी वेरिएबल है लेट कर लो, और उसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है बस आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हो गए हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charge and a charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन, पहले एग्जांपल समझिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि टैक्सी वालों का अजीब लफड़ा है। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको जाना है कहीं, है ना, तो अगर ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, तो टैक्सी वाला क्या बोलता है कि देखो अगर भैया ए से बी जाना है तो मेरा जो चार्ज है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर उन्होंने बोल दिया। बात को समझिएगा ध्यान से, ए से बंदे को बी पे जाना है, वो कह रहा है कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 5 रुपये देना है, 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपये देना है, और अगर 3 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना देना है, 15। तो सिंपल सी बात आती है ना, 10 किलोमीटर जाना होगा तो 5 इंटू 10 कर देंगे, 50 आना चाहिए। क्यों भाई, अगर 1 किलोमीटर में 5 रुपये खर्चा लग रहा है, कॉस्ट आ रहा है, तो 10 में कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा, सबको पता है। लेकिन जब मैं 10 किलोमीटर गया, ए से बी 10 किलोमीटर गया, तो टैक्सी वाला कह रहा है नहीं ये 50 नहीं लेंगे, वो कह रहा है कितना, 60 रुपीज़ दीजिए, 60 रुपीज़। भाई मैथमेटिक्स से क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, जबकि उन्होंने हमसे बस इतना पूछा है कि पर किलोमीटर क्या कास्ट, उन्होंने पूछा कि पर किलोमीटर हम 5 रुपये लेते हैं, तो हमारे हिसाब से 10 किलोमीटर का 50 दिया मैंने। लेकिन उस जो भी मतलब ऑटो वाला था, वो उन्होंने कहा कि सर 60 रुपीज़ हुआ आपका। तो हमने कहा ये क्या मतलब 60 क्यों बता रहे हो, तो 60 का सर देखिए ये 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, तो आप जितना जाओगे मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन एक फिक्स चार्ज है, हम वो लेते ही लेते हैं। मतलब फिक्स चार्ज यहाँ पे कितना भाई, ये 50 टोटल हो गया, ये 60, तो 60 में 50 कितना आ गया, 10 आ गया। तो उस बंदे ने
जो टैक्सी फेयर है फिक्स चार्ज, ठीक, आप 2 किलोमीटर जाओगे वो 10 रुपये तो पर किलोमीटर का होगा, लेकिन 10 होगा वो ले लेगा। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस गए तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया है, साफ साफ है 1 किलोमीटर का 5 रुपये, लेकिन वो 10 रुपये फिक्स चार्ज ले लिया तो आपको 15 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही है सेम जो मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट कर लो, यहाँ पे क्या लेट फिक्स चार्ज, क्या लेट कर लिया फिक्स चार्ज x रुपीज़, ओके, और पर किलोमीटर चार्जेस कितना है y रुपीज़, ठीक। फिक्स चार्ज x है और y क्या है पर किलोमीटर चार्ज। आप 10 किलोमीटर जाओगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक साइड कर दो, टोटल मतलब उसको किराया दे दो। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस वन क्या बोल रहा है बेटा कि फॉर अ 10 किलोमीटर, मतलब कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड 105। मतलब मैं कितना गया हूँ 10 किलोमीटर गया हूँ तो 105 पे किया, तो मैं 10 किलोमीटर गया ना, तो 10 किलोमीटर गया तो पर किलोमीटर वाई है, तो 10 किलोमीटर में 10 वाई हो गया, फिर उस टैक्सी का फिक्स चार्ज है उसको ऐड करके मैंने दे दिया, ओके क्लियर। टोटल तो मैंने उस बंदे को कितना पे किया 105 रुपीज़ पे किया ना, लेकिन उसको पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपये है, और वाई किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर जो चार्ज है वाई रुपीज़ है, और मैं डिस्टेंस कवर किया हूँ 10 किलोमीटर, तो ये तो उसका कॉस्ट हो गया। बाकी उस टैक्सी का क्या है एक फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ हो गया, ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 15 किलोमीटर मतलब फॉर अ 15 किलो जर्नी जब हो 15 किलोमीटर की, तो x प्लस का 15y, भाई अगर y रुपीज़ पर किलोमीटर 15 किलोमीटर में चला तो 15 इंटू वाई किया इज इक्वल टू ये फिक्स चार्ज मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 155, ठीक है। अब बहुत ही ईजी है बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से कैलकुलेट x एंड y, ठीक, x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो भी है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना नो प्रॉब्लम। तो x और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा, लेकिन x और y क्या आएगा, x आएगा फिक्स चार्ज और ये y क्या आएगा पर किलोमीटर चार्ज। आप कह रहे हैं कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर जाना, सोचो ज़रा, अगर ये जो डिस्टेंस है कोई भी पर्सन है वो 25 किलोमीटर जाता है, ओके 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो 25 किलोमीटर का कोई बंदा डिस्टेंस कवर करेगा तो 25 इंटू वाई देगा और प्लस x, तो ये टोटल पैसा उसको पेड करना पड़ेगा, ठीक है, ये पेड अमाउंट होगा, क्लियर। तो x फिक्स, देखो आपको x y तो निकालना पड़ेगा, x ये हो गया 25 किलोमीटर में चला हूँ तो 25 इंटू वाई हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट आएगा वो भी रुपीज़ में, समझ गया ना। तो ये टैक्सी फेयर मतलब इससे रिलेटेड है कि फिक्स चार्ज जो होगा वो आपका अलग है और पर किलोमीटर चार्ज अलग है। तो पर किलोमीटर चार्ज y माना और फिक्स चार्ज x लेट किया, तो अगर मैं 10 किलोमीटर चला तो 10 इंटू वाई हो गया और प्लस फिक्स चार्ज ऐड कर दिया तो ये आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर गया 15 इंटू वाई ये होगा और फिक्स चार्ज मैंने ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाया है, क्लियर। अच्छा अब देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मतलब वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड मतलब क्या है, ये आपको पता होगा कोई भी फ्रैक्शन है उसमें क्या है न्यूमरेटर भी है और क्या है डिनोमिनेटर भी, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, है ना। तो फ्रैक्शन को पहले लेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहेगा न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रैक्शन बिकम समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन फिफ्थ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो सबसे पहले जब भी एग्जाम में फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले फ्रैक्शन लेट कर लेंगे। फ्रैक्शन क्या लेट करेंगे? लेट फ्रैक्शन x/y। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर क्या है? y। ओके, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है सर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। केस 1 में ये बोल रहा है कि आप 2 ऐड करो न्यूमरेटर में, 2 ऐड करो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाता है? 9/11। क्लियर? A fraction become 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 x प्लस का 2 9 y प्लस का 2, तो 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18। तो क्या आएगा? 11x माइनस का 9y और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो बेटा ये इक्वेशन 1 आ गई आई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस 2 क्या कह रहा है? केस सेकंड, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले मैं बोला था 2 ऐड करो, अब बोल रहा है 3 ऐड करो। कहाँ पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो x प्लस 3 अपान y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 5/6। ओके, इक्वल टू 5/6। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 5/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x प्लस का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 इंटू एक्स प्लस का 3 और 5 इंटू वाई प्लस का 3, तो कितना आ गया? 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। तो 6x माइनस का 5y, ये प्लस का 18 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस का 5y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंड x एंड y। x और y आ गया, तो x और y की जब भी बेटा वैल्यू आ जाए ना, यहाँ पुटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं पता चले फ्रैक्शन पूछा आपने कुछ लिखा नहीं, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन की तरह छोड़ दिया, तो फर्जी का आपका आधा नंबर चला जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x और y की जब वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे क्या कर दो? पुटअप कर दो। क्लियर? अच्छा, तो समझ में आ गया होगा ना फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। फ्रैक्शन लेट करना है, बाकी जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या बनेंगी? क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6 पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son। ठीक है, जैकोब है और उनका पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो बेटा, लेट बी एज ऑफ जैकोब कितना है? x ईयर, एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर। ओके, मतलब जो उनके पापा हैं उनकी एज x ईयर है, x साल के हैं, और उनके जो लड़का है ना, उनका सन है वो y ईयर का है। ये तो मैंने लेट कर लिया। अब देखो 5 years हेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात है। हेंस मतलब मैंने क्या बताया था? हेंस मतलब बाद में, आज से 5 साल बाद। अगर मैं आज 20 साल का हूँ तो 5 साल बाद 25 का होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेट बी एज ऑफ जैकोब x है और ये दिस, तो 5 years हेंस। ठीक है, 5 years हेंस, तो एज ऑफ जैकोब क्या होगी? एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x प्लस का 5। ओके, और एज ऑफ
हिज सन कितना आएगा y प्लस का 5, ठीक, ये ईयर लगेगा है ना, यहाँ पे दीजिएगा, इसका भी नंबर काट सकते हैं एग्जाम में, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन, कह रहा है 5 साल बाद जो है मैं कितना होऊंगा, 5 साल बाद जो आपकी एज होगी, अपने बेटे से कह रहा है कि 5 साल बाद जो बेटा आपकी एज होगी ना, वो आपकी एज का 3 टाइम्स होऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केस 1 में क्या होगा बेटा, x प्लस का 5 इज इक्वल टू वाई प्लस का 5, ये ऐसे नहीं होगा, कह रहे 5 साल बाद जो बेटा तुम्हारी एज है मैं उसको अगर कोई 3 से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15 आ जाएगा, तो x माइनस का 3y इसको इधर भेज दिया, प्लस का 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर दिस, क्लियर। ये मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा और ये क्वेश्चन बन गई। फिर क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले आ जाओ, तो 5 साल पहले क्या बताया है, देखो यहाँ से 5 ईयर एगो, ओके 5 ईयर एगो, तो यहाँ पे जैकब कितने साल के होंगे, अगर प्रेजेंट टाइम में x है तो x माइनस 5 के होंगे, और सन कितने का होगा, y माइनस 5 का होगा। तो अब हो क्या रहा है, कह रहा है जो 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज ओल्ड, तो जैकब अपने बेटे से कह रहा है देखो बेटा जो 5 साल पहले अगर आओगे ना, तो जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज जो भी होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस का 7y माइनस का 5 प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7y प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, x और y जो भी एज आएगी जैकब की आ जाएगी और उसके सन की आ जाएगी, ठीक है। तो ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थी, और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। बाकी जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थी मैंने इक्वेशन बनाना बताया, बाकी आप इसको सॉल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस हुआ है, तो जो प्रॉब्लम्स आप बनाओगे यहाँ पे वर्ड बेस्ड वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना, ताकि ये मेथड एकदम कन्फर्म हो जाए। ओके, थैंक यू।